लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो जब ब्रिटिश आए हमारे इंडिया में, बहुत टाइम बीत गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी, नेशनलिज्म की बात हुई इंडिया में, क्योंकि नेशनलिज्म इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था। देयर वाज नो नेशनलिज्म इन इंडिया। सब लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे, अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग टेरिटरीज थी, अलग राजाओं की। कोई भी एक इंडिया, एक कंट्री नहीं मानता था, मतलब यूनिटी नहीं थी। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग है कि येस इट्स अ कंट्री, इट्स अ नेशन इंडिया। तो सबसे पहले नेशनलिज्म होता क्या है? अकॉर्डिंग टू अ बुक, nationalism refers to the feeling of oneness, common consciousness that emerges when the people living in a common area share same culture, political and historical background, have some cultural values and consider themselves as one nation. नेशनलिज्म ये तो बुक की हो गई, छोड़ो। नेशनलिज्म क्या होता है? एक फीलिंग है कि अलग अलग लोग एक एरिया में रहते हैं, उनकी यूनिटी की, कि जो सेम कल्चरल बैकग्राउंड शेयर कर रहे हैं, सेम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सेम कल्चरल वैल्यूज़ हो। इंडिया में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग सब सेम है, हिस्ट्री हमारी सेम है, सब लोग एक ही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बात वही। तो नेशनलिज्म की यही फीलिंग है, वननेस की, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो सेम बैकग्राउंड शेयर करें, एक नेशन अपने आप को समझें, उस फीलिंग को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। अब इनके फैक्टर्स क्या थे नेशनलिज्म ग्रोथ होने के? क्यों ग्रोथ हुई नेशनलिज्म? सबसे पहले इकॉनमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत हम लोगों को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया। बहुत सारी रीजंस थे, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, कॉलोनी उनकी पॉलिसीज़ बहुत ख़राब थी। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। पीजेंट्स इन लोगों का मेन, जो कहते हैं, इन लोगों मेन शिकार पीजेंट्स थे। पीजेंट्स को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, जो उनको मनी लेंडर्स के मतलब गिरफ्त में लाता था। इस वजह से पीजेंट्स भुखमरी का भी शिकार होने लगे, बहुत टैक्स उनको देने पड़े, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने जैसे लैंड उनकी थोड़ी सी है, उसमें से भी उनको ज़्यादा पार्ट टैक्स और लैंड रेवेन्यू के तौर पे देना पड़ता था, और नहीं दे पाते थे, उनका पैसा नहीं कम होता था, तो वो उधार लेते थे लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर्स से। तो वो उनके गिरफ्त में एक तरीके से आने लगे, उनका एक तरीके से टॉर्चर सहने लगे, मेंटल टॉर्चर। आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन। अब ब्रिटिश आए तो पहले जो रूलिंग क्लास थी वो बहुत ज़्यादा आर्टिशियंस उनकी दरबार में होते थे, जैसे कि आर्टिस्ट होते थे जो कि उनके लिए ड्राइंग बनाते थे। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स होते थे जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी पहले इंडिया में। बट जब ब्रिटिश आए तो जितने भी उनके फिनिश्ड गुड्स थे, मशीन मेड गुड्स थे, वो सब बिकने लगे। तो अब हैंडमेड गुड्स की जो आप देखोगे, उनकी जो फिनिशिंग होती है वो मशीन वाले गुड्स से तो कम ही होगी। मशीन गुड्स चीपर भी हैं, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगे। तो आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट उनकी होगी। वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास पे आते हैं। अब जैसे जो वर्किंग क्लास थी, जो हमारे रूलर्स के अंडर काम करती थी, अब आते हैं वर्किंग क्लास पर ना। जैसे जैसे हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बर्थ होने लगी, एक नए सोशल क्लास का बर्थ हुआ, जो था वर्किंग क्लास, जो कि इनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते थे। जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स की तरह, वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होने लगे इन लोगों के काम की वजह से। बहुत उनके ऊपर हैवी लोड डाला गया, उनके जो इंटरेस्ट थे। उसके बाद फिर इनकी इसलिए एक नई क्लास का बर्थ हुई, वर्किंग क्लास, जो लोग काम करते थे। बहुत छोटा पार्ट था इंडिया की पॉपुलेशन का, बट इन्होंने एक अच्छी खासी इन लोगों ने एक नए सोशल आउटलुक के साथ एक रिप्रेजेंट किया। एजुकेटेड इंडियंस। अब जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके पास बस एक रास्ता रह गया। पूरे एजुकेटेड इंडियंस के पास इंडिया में एक रास्ता था, जो कि थी गवर्नमेंट सर्विस।
और उसमें जो थे चांसेस बहुत कम थे प्रमोशंस के। अब तो जैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं सिविल सर्विस, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, बट अब उस समय बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स थी, और ब्रिटिश ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे कि इंडियंस को ना मिले ताकि उनका काम अच्छे से हो पाए। उसके बाद फिर उसमें प्रमोशन की भी बहुत बहुत ही कम, एकदम नेग्लिजिबल की तरह उसमें प्रमोशंस के चांसेस थे। तो इस तरीके से सारे सेक्शंस जो थे सोसाइटी के, उनको प्रॉब्लम्स फेस होने लगी इन्हीं की वजह से, किनकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। इसलिए हमारे नेशनलिज्म की बात होने लगी कि जब सारे लोगों को हर पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हर तरीके के लोग, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, सबको जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी तो सबके अंदर से एक नेशनलिज्म फीलिंग आई कि इन सबको भगाओ किसी तरह ला। अब आते हैं रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश में। अब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्कर किया था अपने इंटरेस्ट के लिए, तो उनका कोई भी इंटरेस्ट, मतलब उनको कोई भी मन नहीं था कि इंडिया में पॉलिटिकल और सब कल्चरल सब में वो लाएँ, क्या नाम है, अगर कहते हैं सब में डेवलपमेंट लाएँ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, कोई मतलब नहीं था इनको। ये बस स्वार्थ है कि इनका काम कैसे है कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ थी, इनके ब्रिटेन के जो इंटरेस्ट थे वो कैसे इंडिया से निकले, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया था। अब इन सब में पहला था जो ग्रैंड दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज़ किया 1877 में, ताकि क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम कर सकें एम्प्रेस ऑफ इंडिया के तौर पे। उन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार लगाया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, और एक एक चवन्नी जो कहते हैं वो भी खर्च नहीं की। पूरे इंडियंस उस समय फेमाइंस में जो कुछ रहे थे, 1 रुपये उस पर खर्च नहीं किया, और इतना सारा पैसा उसमें लगाया, मतलब लैक्स ऑफ रुपीज़ उस समय स्पेंड किए उनके ग्रैंड दिल्ली दरबार में, लेकिन 1 भी रुपया उसमें नहीं दिया जो इंडियंस फेमाइन के ग्रुप में थे। उनके ऊपर एक भी पैसा नहीं खर्च, लैक्स ऑफ, सी हाउ क्रूअल दे वर। अब नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में, और इंडियन आर्म्स एक्ट लाया 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था कि जो वर्नाकुलर पेपर्स हैं, मतलब एक तरीके से जो पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, और जो भी आपकी क्या नाम है न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा ना लिखा जाए जो उनकी फीलिंग्स, मतलब इंडियंस की फीलिंग्स में इंडियन को ये फील कराया कि डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी आप नहीं लिख सकते। इस एक्ट में ये था। इंडियन आर्म्स एक्ट, जैसे इंडिया में कोई भी सिटीजन बिना लाइसेंस के आर्म्स नहीं रख सकता। आप तो वैसे भी इस समय भी नहीं रख सकते हैं आप बिना लाइसेंस के आर्म्स, बट उस समय इन्होंने लाया था 1878 में कि क्रिमिनल ऑफेंसेस को बनाया गया विदाउट लाइसेंस आर्म्स रखने के लिए। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, जो इस समय IAS भी कहते हैं, और पहले उनको ICS कहते थे, उनकी जो एज थी, मैक्सिमम एज, उसको 21 से घटा के 19 कर दिया। समझ रहे हो भाई, यहाँ 30 साल तक लोगों का सिलेक्शन नहीं होता ही, 21 से हटा के 19 पे कर दिया मैक्सिमम एज। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो थी ब्रिटेन से यहाँ गुड्स जो आ रहे थे, उनकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पूरी तरह हटा दी, ताकि सस्ता सामान आ जाए, और यहाँ जो जाता था उसकी बहुत महंगी थी। उसके बाद फिर CP इल्बर्ट, उन्होंने इल्बर्ट बिल लाया। वो जो थे लॉ मेंबर थे वाइसराय काउंसिल के, उन्होंने एक बिल लाया इल्बर्ट बिल। इसमें था कि this bill provided for the trial of British or European persons by India. By this act, British tried to introduce equality between British and Indian judges in India. इस एक्ट में क्या था कि आप जो यूरोपियंस और ब्रिटिश जज हैं, यूरोपियंस और इंडियन जजेस, सॉरी, ब्रिटिश और इंडियन जजेस हैं जो कोर्ट्स में हैं, उनके बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, पहले इनके बीच में इक्वालिटी नहीं थी, इन्होंने ये बिल लाया था ताकि इन सब में इक्वालिटी ला सके, मतलब अच्छे इंसान तो समझ सकते हो, तभी लाए इक्वालिटी लाने की इन्होंने कोशिश की। प्लीज़ डोंट माइंड माय वर्ड्स, पता चले कोई बोलने लगा नहीं तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। तो इन्होंने इक्वालिटी लाने की कोशिश की, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने इस बिल को विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से होता है हमारा, क्या कहते हैं, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़। अब आते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे। अब
पहले बहुत सारी प्रथाएं चलती थी हमारे इंडिया में। तो जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन आता गया, वेस्टर्न चीज़ें आती गई, वेस्टर्न कल्चर आता गया, हम लोग ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो रिफॉर्म है, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, वो बहुत काफ़ी गलत है। जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, विडो चाइल्ड मैरिज हो गया, उसके बाद फिर हमारा क्या नाम है, इन्फेंटिसाइड हो गया, सती हो गया, पर्दा सिस्टम हो गया। ये सब अभी भी कहीं कहीं किसी किसी एरिया में हैं, पहले तो वैसे तो ख़त्म हो गए, बट हम लोग ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग ये गलत चीज़ें हैं। तो इनके लिए काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स आए जिनके बारे में आगे बढ़ेंगे। जैसे राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज की उन्होंने स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज। यहाँ पे हमें दो ही लोगों के बारे में पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फूले। अब देखो सिंपल, राजा राम मोहन रॉय उन्होंने जो हमारे मोनोथीज़म है, उस क्या कहते हैं, अप्रोच टू रिलीजन, ये ज़्यादा रिलीजन के पे काम किया इन्होंने, रिलीजन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने ब्रह्मो सभा, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज भी कहते हैं, उसकी भी इन्होंने फाउंडर थे ये मोनोथीज़म बिलीव करते थे, यानी कि वर्शिप ऑफ वन गॉड। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पर्शियन गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स, जो कि इनकी बिलीफ को आगे बढ़ाती है कि वर्शिप ऑफ वन गॉड, वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड। ही वॉज अगेंस्ट द बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, ज़्यादा बहुत सारे भगवानों को मानने के खिलाफ थे। इन्होंने संस्कृत और हिंदू फिलॉसफी पढ़ी थी, इन्होंने सारे लेजेंड्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर इन्होंने कुरान भी पढ़ी थी, पर्शियन और अरबिक लिटरेचर भी पढ़ी थी, वेस्टर्न थॉट एंड कल्चर पर भी इन्होंने बहुत इंटेंसिव स्टडी की थी। पर्शियन गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इन्होंने लिखा था, और इन्होंने एक आत्म सभा भी शुरू की थी इन 1814 एंड कैरिड ऑन अ परसिस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स। और इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था आइडल्स की वर्शिप करना, यानी कि मूर्तियों की पूजा करना, और मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनको करने के लिए इन्होंने बहुत उसकी क्या कहते हैं, उसके विरोध में बोला था ऐसे। और मतलब इन्होंने कहें तो इन्होंने ज़्यादातर रिलीजन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। बस इन्होंने रिलीजन्स पे ज़्यादा काम किया था, इन्होंने वर्शिप ऑफ आइडल्स पे ज़्यादा के खिलाफ थे। गिफ्ट टू मोनोथीज़म इन्होंने लिखी थी, बिलीव्ड इन मोनोथीज़म एंड ब्रह्मो सभा। इन्होंने ये फाउंडर थे ब्रह्मो सभा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि ब्रह्मो सभा की खोज या फिर ब्रह्मो समाज की इसने खोज की थी राजा राम मोहन रॉय। अब आते हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले इन्होंने लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट में और विमेन एजुकेशन, मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। ये एक अर्बन एजुकेटेड मेंबर थे, एक वेरी लो कास्ट के, और ये अगेंस्ट थे जो सोशल कस्टम्स होते हैं हमारे, जो हमारे क्या कहते हैं कास्ट सिस्टम है, इसके बहुत खिलाफ थे। इन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन में बहुत काम किया था। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलके एक सावित्री बाई फूले जो इनकी वाइफ थी, उनके साथ मिलके फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे स्टार्ट किया था 1851 में। और इन्होंने ये सोचते थे कि जो विमेन होती हैं वो मेन से भी ऊपर होती हैं, ही कंसिडर्ड विमेन अप सुपीरियर दैन मेन। इन्होंने एक स्कूल खोला था 1814 में अनटचेबल्स के लिए, और एक प्राइवेट ऑर्फनेज भी खोला था विडोज़ के लिए। इन्होंने विडो रीमैरिज के भी ये साथ थे, और इसके ऊपर इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था महाराष्ट्र में। और ये इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी गुलमगरी, जिसमें इन्होंने जितने भी हमारे लो कास्ट के पीपल वो जितने भी चीज़ें, जितने भी जितने भी उनके हार्डशिप्स होते हैं, जितने भी उनको तकलीफ़ें होती हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखी अपनी उस बुक में गुलमगिरी में। ये कास्ट सिस्टम को भी काफ़ी गलत मानते थे इंडिया में, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873, ताकि हमारा जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी है उसको सोशल जस्टिस मिल सके। नाउ जस्ट
let's come on to the effect of social religious reform movements on the growth of nationalism. अब nationalism में क्या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से मूवमेंट से हमारे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ा हमें। जो स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद प्रोक्लेम सुपेरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इन्होंने प्रोक्लेम किया था सुपेरिटी इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन बहुत सुपीरियर है, इन्होंने ऐसा प्रोक्लेम किया था। जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स वगैरह किए थे इन्होंने, और ये आइडिया लाए थे ब्रदरहुड इक्वालिटी, सारे लोअर कास्ट अपर कास्ट सबके बीच में इक्वालिटी और ब्रदरहुड लाना चाहते थे लोग। और इन्होंने लोगों को सिखाया था कि विमेंस की इम्पोर्टेंस को इग्नोर ना किया जाए, उनको भी बराबर माना जाए। इन लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे ब्रिटिश जो में डोमिनेट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्होंने पहली बार नारा दिया था स्वराज का, और उसके बाद फिर इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था इंडिया फॉर इंडियंस। ये एक नोट करने वाली पॉइंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, इंडिया फॉर इंडियंस। हु गेव द स्लोगन? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद फिर अब रोल ऑफ द प्रेस। अब रोल ऑफ द प्रेस सबसे पहले कौन कौन सी हमारे न्यूज़पेपर्स उस समय चलते थे? इसमें है अमृत बाज़ार पत्रिका, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर स्टेट्समैन इन इंग्लिश। ये सारे हमारे न्यूज़पेपर्स उस समय आते थे। अब रोल ऑफ द प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। प्रेस का रोल क्या था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में? अब प्रेस क्या करती थी, हमें नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज़म की फीलिंग्स हमारी फैलाती थी हर जगह। लिबरल आइडियाज़ और होम रूल के जितने भी हमारे आइडियाज़ हैं उन सबको फैलाती थी अमंग द पीपल। अब देखो डिफरेंट पार्ट्स, एक कंट्री है उसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग हैं, सबके अपने आइडियाज़ हैं, तो सारे आइडियाज़ को इधर से उधर फैलाने का काम जो है वो प्रेस करती थी। और ये डेली क्रिटिसाइज़ करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, डेली क्रिटिसिज्म आता था, और जो ट्रुथ है उसको एक्सपोज करती, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सही है, वो हमारे लिए सही ही करेगी जो भी करेगी। तो ये सारा सच, सारा ट्रुथ उन सबके सामने पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का काम करते थे। और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट कोने थे इंडिया के, उसमें डिफरेंट पीपल के जो आइडियाज़ थे उनको शेयर करते थे डिफरेंट ग्रुप्स में। उसके बाद फिर इसने इंडिया को अवेयर कराया कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। हम लोगों को समझाए कि कितने डेवलप्ड हैं दूसरे देश के लोग, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखी है, पॉलिटिकल सोशल कितने डेवलपमेंट है इंडिया के बाहर, और हम लोग अभी भी कितना पीछे हैं। तो प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम किया था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में। तो प्लीज़ लर्न दीज 4 पॉइंट्स, मेन लाइन्स बस याद कर लीजिए, कीवर्ड्स जो है ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। A.O. ह्यूम जो हमारे रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, उन्होंने कंसल्ट किया इंडियन लीडर्स को, और उन्होंने फाउंडेशन किया इंडियन नेशनल यूनियन का। Conference of the representatives of different parts of India was convened in union at Pune on December 25, 1885. Plague broke out in Pune at the time or at the point of time. So the meeting of the union was held at Gokul Das Tejpal Sanskrit College. इसकी मीटिंग जो हुई थी Gokul Das Tejpal Sanskrit College पे हुई थी। Mumbai from December 28 to 31, 1885. Under the presidentship of, please underline this line, under the presidentship of Vomesh Chandra Banerjee, it was attended by 72 delegates. On the suggestion of Dadabhai Naoroji, the name of the union was changed to Indian National Congress. दादाभाई नारोजी के सजेशन पे इसका जो नेम था उसको चेंज कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। इसकी फाउंडेशन हुई December 28, 1885 को। ये प्लीज़ ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। लॉर्ड डफरिन फेवर में थे कांग्रेस बनाने की, बिकॉज ही वांटेड टू एक्ट अ सेफ्टी फॉर पॉपुलर डिस्कंटेंट, देयर सेफ गार्डिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट। ब्रिटिश इंटरेस्ट जो इंडिया में थे उनको सेफ गार्ड करने के लिए उनको एक पपेट चाहिए था, एक पार्टी चाहिए थी, जो कि थी इंडियन नेशनल कांग्रेस।
अब एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब एम्स क्या क्या थे इनके, टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री थे, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स थे हमारी कंट्री के, उसमें जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको सबके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बना, ताकि सब एकजुट हो जाएं और यूनिटी आए, सारे लोगों के पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे करना। टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और प्रूव्स। डिफरेंट पार्ट्स, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एकजुट करना, ताकि उनकी सारी यूनिटी, नेशनल यूनिटी की फीलिंग्स को हम डेवलप कर सकें, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बना सकें। उसके बाद फिर फॉर्मुलेटेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट। एक पॉपुलर डिमांड, एक डिमांड सबकी मिलके एक डिमांड बना सकें और उसको गवर्नमेंट के आगे हम रख सकें। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, हम एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बना सके कंट्री में, ताकि हर सबका एक ओपिनियन हो जो कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रख सके कि हमें ये चाहिए। अब अलग अलग लोग होंगे, सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, तो डिफरेंट ओपिनियंस आएगा, कुछ नहीं माना जाएगा। तो सब लोग मिलके एक ओपिनियन रखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखेगा, तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग एक साथ आ गए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब सेशंस ऑफ द कांग्रेस में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मेन चीज़ें मैं रीड कर देता हूँ। सेशन ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ WC Banerjee, अटेंडेंस बाय 72 डेलीगेट्स, हमने वहीं पढ़ लिया। एमिटेंट पर्सन्स as दादा भाई नौरोजी, KT तेलांग, फिरोज शाह मेहता, बैरुद्दीन त्यागजी, G सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, NG चंदवारकर and Justice Anande. Second session of 1886 was held at Calcutta under the presidency of Dadabhai Naoroji. Delegates were received by Lord Dufferin as distinguished visitors of the capital. इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनका मैंने एक नोट बनाया हुआ है एक पेज में, सारे जितने भी ये दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, सबके मिला के मैंने एक पेज में सबके जितने भी हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन सबको एक पेज में लिखा है। उसकी मैं लिंक नीचे दे दूँगा, मैं PDF वगैरह कुछ डाल दूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसमें हम ज़्यादातर अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? इनिशियल ईयर्स कांग्रेस वॉज लेड बाय ग्रुप ऑफ लीडर्स नोन एज अर्ली नेशनलिस्ट। इनिशियल ईयर्स में कांग्रेस जो थी वो ग्रुप ऑफ लीडर्स के द्वारा लेड की जाती थी, जो कि अर्ली नेशनलिस्ट कहते थे। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर educated middle class consisting of professionals like lawyers, barristers, teachers, officials who drew inspiration from Western thought, जो कि इंस्पिरेशन ले चुके थे वेस्टर्न थाट से, जैसे कि हमारे बैरिस्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, ये सब थे अर्ली नेशनलिस्ट के अंदर। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अब अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो स्लो प्रोसेस पे बिलीव करते थे। ये बिलीव करते थे कि हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो करेगी हमारे अच्छे के लिए करेगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करना चाहते थे। वो फ्रीडम चाहना चाहते थे ब्रिटिश के अंदर रह के। द अर्ली नेशनल फॉलोड व्हाट वाज कॉमनली कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन मेथड। कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन मेथड से को इन्होंने फॉलो किया। ये मेथड क्या था? दिस इम्प्लाइड दैट दे बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एज स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन क्या होता था कि हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे, स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोसेस जानते हो स्लो होता है, तो उस प्रोसेस के अंदर हम काम करेंगे। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये दोनों हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? इनको था कि सब लोगों को हम टीच करें, सबको हम एजुकेट करें पॉलिटिक्स के बारे में, एक नेशनलिज्म की फीलिंग हम ला सकें, पब्लिक कॉन्शियसनेस, एक पब्लिक ओपिनियन बना सके, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बना सकें सबका। इन्होंने इसके लिए स्पीचेस की, मीटिंग्स की, जिसमें स्पीचेस हम लोगों ने किए। इन्होंने प्रेस की काफ़ी मदद ली और ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें। इन्होंने मेमोरेंडम्स और पिटिशंस भेजी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को। उसके बाद फिर इनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक। ये जो थे कि ब्रिटिश पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, ब्रिटिश
गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे ताकि इनको आज़ादी मिल सके। ये बताना चाहते थे बाहर इनके जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश पब्लिक थी, कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग इंडियंस के साथ। इन्होंने यूज़ किया था 3 पीस का, पिटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। 3 पीस, पिटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। इन्होंने पिटिशंस, इन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, प्रोटेस्ट किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स, इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान दें। ब्रिटिश कमेटी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी थी, वो लंदन में सेटअप हुई, जो कि वीकली जर्नल प्रोड्यूस करते थे, ताकि इंडिया को हम ब्रिटिश पब्लिक के आगे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। एक जर्नल निकालते थे कि इंडिया के बारे में क्या हो रहा है, कैसे इन लोगों के कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं। और डेप्यूटेशंस ऑफ इंडियन लीडर्स वाज सेंट टू ब्रिटेन। हमेशा इंडियन लीडर्स के डेप्यूटेशंस को ब्रिटेन भेजा जाता था ये सब करने के लिए। उसके बाद फिर अब आते हैं प्रोमिनेंट अर्ली लीडर्स। सबसे पहले आते हैं दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा गया है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बॉम्बे एसोसिएशन, ही फाउंडेड द बॉम्बे एसोसिएशन। इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एडिट किए थे, जैसे रास्त गुफ्तार, स्पीकर ऑफ द ट्रुथ मैगजीन इन्होंने स्टार्ट की थी, धर्म मार्गदर्शक। उसके बाद फिर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे 2 ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें पढ़ने हैं, मेनली हमें 2 ही पढ़ने हैं। सबसे पहले इंडियाज़ अनऑफिशियल एडवाइजर। 1865 में इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की खोज की थी WC बैनर्जी के कोलैबोरेशन में, ताकि वो इंडिया के ग्रीवेंसेस को पब्लिसाइज कर सके। ये पहले इंडियन थे जो कि मेंबर बने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, हु वाज दैट? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद फिर it was due to his efforts in 1893 the House of Commons passed a resolution in favor of holding imperial service in England and India simultaneously। कि इन्हीं की वजह से हुआ कि हमारे 1893 में जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया हमारे फेवर में कि इंडियन सिविल सर्विसेज, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो ICS एग्जामिनेशन था, वो इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों जगह एक साथ साइमल्टेनियसली हो। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी इन्होंने खोज की थी। ही फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। रोल इन द कांग्रेस, ही टुक एन इफेक्टिव रोल इन द कांग्रेस टू। ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्राइस। 3 बार प्रेसिडेंट बने उसके कांग्रेस के। जो हमारे रेजोल्यूशंस थे, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, कांग्रेस के अंदर वो जो भी जितने भी रेजोल्यूशन से पास हुए, वो सब इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप के अंदर था। ये जब प्रेसिडेंट थे तभी ये सब रेजोल्यूशन हमारे पास हुए। उसके बाद फिर क्रेडिट, जो डिमांडिंग स्वराज का जो क्रेडिट है वो भी इन्हीं को जाता है। कांग्रेस प्लेटफॉर्म से जो पहली बार स्वराज का जो हमारा क्रेडिट है स्वराज मांगने का, वो क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। अब 2 हमें मेन याद करना है, तीसरा मैं समझा दे रहा हूँ। एक्सपोज द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। जो भी इकोनॉमिक इल्स थे, हमारे जितने भी रूट कॉज थे इकोनॉमिक्स, मतलब हमारे जितने भी हम इकोनॉमिकली पिछड़े थे, उन सब में जो रियल रीज़न था वो इन्होंने एक्सपोज किया। इन्होंने पॉवर्टी एंड दादा भाई व्यूज ऑन इकोनॉमी इन इंडिया इज गिवन इन हिज वर्क पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इन्होंने एक लिखी थी किताब थी, पता नहीं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के अंदर इनके जो व्यूज़ थे इंडियन इकोनॉमी को लेकर वो दिए हुए हैं। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी में बताया जाता है कैसे जो हमारी वेल्थ थी, जितने भी हमारा गोल्ड था, सब सोने की चिड़िया जो कहा जाता था इंडिया को, जितनी भी हमारी वेल्थ थी वो सब कैसे ड्रेन आउट हुई इंडिया से। ये इनकी फेमस ड्रेन थ्योरी इन्होंने लिखी थी, हमारे दादा भाई नौरोजी ने। अब आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बॉर्न इन 1866 and died in 1915, born at Kolhapur in Maharashtra in 1866. He was awarded with the title Champion of Indian Empire, CIE। इनको चैम्पियन ऑफ इंडियन एम्पायर कहा जाता था। उसके बाद फिर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन्होंने जो ब्रिटिश, ही परसुएटेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स
इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था क्या करने के लिए, इश्यूज़ पे, जैसे कि हमारा ब्रिटिश आर्मी पे बहुत खर्चा कर रहे थे हमारे ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हायर पोस्ट के लिए, उस पे भी इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। टैक्स, कॉटन पे बहुत ज़्यादा टैक्स था हमारे यहाँ, तो उस पर भी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। He made a strong plea for the reform of legislative councils and separation of judiciary from the executive. जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया ताकि हमारा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग हो सके। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्ली की थी ताकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को हम अलग कर सकें। उसके बाद फिर ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स during his he also served as an Indian Public Service Commission and urged it to increase the share of Indians in higher services. ये मेंबर थे इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, और इन्होंने कहा था कि हमारे जो इंडियंस जो हायर पोस्ट पे इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा बैठे, हमारा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हायर पोस्ट पे बैठ सके, ताकि हम, क्योंकि इंडियंस जानते हैं क्या हमारी परेशानी है, क्या हमारी दिक्कत है, तो ताकि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सके। ड्यूरिंग विजिट टू लंदन ही ट्राई टू परसुएड ब्रिटिश स्टेटमैन नॉट टू गिव इफेक्ट ऑफ। इन्होंने इंग्लैंड में जो ब्रिटिश के लोग थे उनको ये बोला कि आप पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में ना खड़े रहिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल को प्लीज़ रोकिए। अब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ही सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905. The main aim of the society was to train national leaders who would dedicate themselves to the service of India. इन्होंने सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में सेटअप की थी, जिसका एम था नेशनलिस्ट लीडर्स को ट्रेन कर सके ताकि वो अपनी लाइफ को डिवोट कर सकें सर्विस ऑफ इंडिया में। हमारे दो ही हमें कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पढ़ने हैं। रोल एज इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, he became the member of Imperial Legislative Council. He pleaded in the council for reduction of salt duty. इन्होंने प्ली किया था बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ताकि हमारा सॉल्ट ड्यूटी जो भी है उनको हटाया जा सके, जो एक्साइज ड्यूटी है कॉटन गुड्स पे वो हटाएं। He tried to introduce a bill with view of making primary education compulsory. प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 5th क्लास तक की जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी कराने के लिए इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करना चाहा था शायद, लेकिन उसको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। अब गोखले एंड गांधी जी जो थे वो गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे। गोखले जो थे वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे एक बार, जहाँ पे उन्होंने गांधी जी की बहुत हेल्प की थी, जो किसमें, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की फ़ाइट में। वहाँ बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, काले गोरे का डिस्क्रिमिनेशन, इसमें उन्होंने गांधी जी की बहुत मदद की थी। तो गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने इंडियन पब्लिक एंड जॉइंट द इंडियन पब्लिक एंड ऑल्सो गोज टू गोखले। ये गोखले के पास गए और उनको एक्सेप्ट किया एज द पॉलिटिकल मेंटर। गोखले डाइड on February 15, 1915 when his popularity was its peak. इनकी पॉपुलरिटी बहुत पीक पे थी, तब उनकी डेथ हो गई। अब आते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पे। 1848 to 1925 he was the first person to qualify for the Indian Civil Service Examination. ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ICS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था। इंडियन पर्सन थे पहले ऐसे। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एस्टेब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन to fight against the wrong policies of British. He founded the Indian Association. ब्रिटिश की रॉन्ग पॉलिसीज़ के साथ फाइट करने के लिए इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका एम क्या था, एजुकेट पीपल को एजुकेट करना, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और यूनिटी लाना। अब जितने भी हमारे एसोसिएशंस थी, सबका ये था कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन हम बना सकें, सबकी एक यूनिटी आ सके पूरी इंडिया में, ताकि हम लोग एक मुद्दा रख सकते हैं, एक सिंगल ओपिनियन के साथ हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ सकें कि हमें ये चाहिए, सब एक सिंगल चीज़ की बात करें। अब क्रिएटेड ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सुरेंद्रनाथ कन्विंस्ड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883. इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886. ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को
इन In order to create all India political organization, he convinced Indian National Conference. इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने ही कन्विंस्ड किया था ताकि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मर्ज हो गई 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। और क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तो थे सेम थे। देखो दोनों के मैंने जैसे कहा कि दोनों यूनिटी लाना चाहते थे, दोनों पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाना चाहते थे, दोनों पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन लाना चाहते थे। तो दोनों के एक तरीके से ऑब्जर्वेशन सेम थे, ऑब्जेक्टिव सेम थे, तो दोनों मर्ज हो गई। इन्होंने कांग्रेस के 2 सेशंस भी लिए 1895 और 1902। अब इनके पॉलिटिकल आइडियाज़, इन्होंने कई सारे इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी एडिट किया था जिसको था द बंगाली। इन्होंने एक बुक लिखी नेशन इन मेकिंग, जिसमें कि हम पॉलिटिकल कंसर्न्स के बारे में इन्होंने लिखा है और इनके व्यूज़ जो थे सेल्फ गवर्नमेंट में उसके बारे में लिखा है। इनको जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। इसके साथ हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म होता है।